कहानी के शुरुआत में हम हॉकाई को देख पाते हैं जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उधर थानोस के साथ पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम घमासान युद्ध कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि थानोस को वो पूरा का पूरा 6 के 6 स्टोन्स मिल चुके थे, जिसकी मदद से अब वो फाइनली अपना काम कर देता है, यानी वो अपनी चुटकी बजा ही देता है, जिससे इस यूनिवर्स के आधी पॉपुलेशन को ही खत्म कर देता है। और उन्हीं में ही क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई की फैमिली भी शामिल थी, जिससे वो भी मारे जाते हैं। और अब उसकी फैमिली में सिर्फ वही अकेला बच गया था। अब यहाँ पर पहले तो क्लिंट बार्टन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी फैमिली गई तो कहाँ गई। लेकिन जब उसके सामने सारी रियलिटी निकल कर आती है, यानी उसे पता चल जाता है कि थानोस की वजह से उसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर वो अब फाइनली यह डिसाइड कर लिया था कि इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं वो उन सभी को खत्म करके ही रहेगा। इसीलिए अब वो फाइनली क्लिंट बार्टन वाली रूप को छोड़कर अजीब तरह एक मास्क पहने किलर का रूप ले लिया था। इसके बाद यहीं से सीन को शिफ्ट करके टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन नेबुला, जो कि टाइटन प्लैनेट से अपने स्पेसशिप में बैठकर अर्थ के लिए निकले हुए थे। इसी सफर में उन्हें टोटल 22 दिन बीत चुके थे। अब क्योंकि 22 दिन हो चुका था, इसलिए इनके पास से खाने पीने का सारा सामान भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क की हालात बद से बदतर होती जा रही थी। अब क्योंकि नेबुला तो एक मशीन यानी रोबोट थी, इसीलिए उस पर खाने पीने से कोई भी मतलब नहीं था। जितने भी डिफिकल्टीज थी वो सारे के सारे टोनी को ही फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए अब टोनी स्टार्क अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और धीरे धीरे मर भी रहा था। लेकिन ठीक उसी टाइम पर वहाँ पर उनके साथ मिरेकल हो जाता है। हुआ कुछ यह था कि उसके आंखों के सामने चमकता हुआ कोई और नहीं बल्कि कैरल आ जाती है, यानी वही कैप्टन मार्वल। अब जैसे ही कैरल को उनका शिप दिखाई देता है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ चलती है। इसके बाद वो उनके शिप को अर्थ पर लेकर आती है, क्योंकि कैरल यानी कैप्टन मार्वल भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंट के साथ साथ काफी ज्यादा ही पावरफुल कैरेक्टर है। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने पर थानोस चुटकी को बजा डाली थी, जब सभी लोग राख में बदलकर खत्म हो रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर निक फ्यूरी ने अपने डिवाइस से कैप्टन मार्वल को कुछ मैसेज भेजा हुआ था। इसीलिए उस मैसेज को मिलते ही कैप्टन मार्वल अर्थ की तरफ आने लग जाती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर रास्ते में उसे टोनी स्टार्क का शिप दिखाई देता है, तो इसीलिए वो स्पेस शिप को अर्थ पर लेकर आई थी। कैरल को अर्थ पर आने के बाद उसे थानोस के बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, और जब उसे यह पता चला कि थानोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो उसने सभी एवेंजर्स को एक आइडिया देते हुए कहने लग गई कि क्यों ना हम सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करें और वापस से इसी टाइम लाइन में आकर उन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करें, जिससे होगा यह कि अभी तक जितने भी लोग उसके हाथों से मारे गए, यानी चुटकी बजाने से वो सभी वापस उसी जगह पर आ जाएंगे, और साथ साथ हम थानोस का भी खेल खत्म कर सकेंगे। कि तभी उसी टाइम पर उन्हें उसके सिस्टम से किसी खास तरह की इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आती है, जहाँ पर रॉकेट उन्हें बताते हुए कहने लगा कि जब थानोस ने चुटकी बजाई थी तब पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी वेव यानी एक ऐसी लहर फैली हुई थी, जो कि उस तरह की लहरें आज से पहले कभी भी नहीं देखी गई थी, और बिल्कुल आज से ठीक 2 दिन पहले एक गैलेक्सी पर हुआ है। क्या पता थानोस ने दोबारा से चुटकी बजाई हो, जिसकी वजह से हमें यह वेव देखने को मिली। तब यहाँ पर सभी एवेंजर्स को पता चल जाता है कि थानोस फिर से अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है, और उसकी वेव की वजह से ये सभी उसकी सिग्नल्स को ट्रैक कर लेते हैं और फिर अपने स्पेसशिप से लाइट के स्पीड से उसी प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर थानोस पहुंचा हुआ था। और यहीं पर हमें थानोस दिखाया गया, जो कि अब काफी थका होने के साथ साथ बहुत ही कमजोर हालात में था। इसके बाद वो सभी वहां पर पहुंचकर एक ही झटके में पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लग गए कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ हैं। तब यहाँ पर थानोस उन्हें बताता है कि मैंने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर डाला है, ताकि कोई भी अब उस इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा से जोड़कर इस पूरे यूनिवर्स को पहले जैसा बना ना सके। अब इस बात की वजह से थॉर को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने हैमर से थानोस का गला एक ही झटके में काटकर अलग कर देता है, जिससे थानोस का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स तो इनके पास था ही नहीं, और अब इनके पास भी कोई होप भी नहीं बचा था कि सारे मरे हुए लोग वापस से जिंदा आखिर कैसे होंगे। इसीलिए अब सारे के सारे थानोस के मरते ही डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, और अब कोई हल नहीं बचा हुआ था। इसीलिए सभी अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद थॉर एक नई जिंदगी किसी जगह पर बिताने लग चुका था, जो कि यह जगह नॉर्वे में थी। थॉर अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, इसीलिए क्योंकि वो थानोस से हार भी चुके थे और साथ साथ इन्फिनिटी स्टोन्स को भी जमा नहीं कर पाए थे। थॉर अब पूरी तरह से लेजी हो चुका था। वो अलग तरह के नशे में धुत रहा करता था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही फैटी भी हो चुका था। दूसरी तरफ हल्क अपने ब्रूस बैनर और हल्क की बॉडी पर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करके उन दोनों बॉडीज को मर्ज कर दिया था, जिससे फाइनली वो प्रोफेसर हल्क बन चुका था, जिसमें हल्क के पावर के साथ साथ ब्रूस बैनर का जीनियस दिमाग भी शामिल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें वो सारे सर्वाइवर्स को यह सिखाता था कि जो टाइम बीत चुका है हमें उस पर नहीं, बल्कि जो हमारा आने वाला कल है, यानी जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अब जिंदगी को किस तरह से अच्छी से अच्छी बनाई जाए, इसी मुद्दे को लेकर वो काफी डिस्कशन करता रहता था। टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने अपने असिस्टेंट यानी पेपर पॉट से शादी कर ली थी, और उनकी एक बेटी भी थी। यहाँ पर टोनी अपनी फैमिली के साथ एक काफी अच्छी लाइफ गुजारने लग चुका था, जिसका अब दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था। इसी के बाद से यह पूरा का पूरा सीन 5 साल आगे की तरफ शिफ्ट होती है, जब एंट मैन ने पिन पार्टिकल्स लेने के लिए गया हुआ था, तो थानोस के चुटकी बजा देने की वजह से वो वहीं पर फंस गया था, और जिस लैब में गया हुआ था वो एक वैन में थी, लेकिन उसी के अंदर एक चूहा होने की वजह से वो मशीन फिर से स्टार्ट हो जाती
है, जिससे हुआ यह कि एंटमैन यानी स्कॉट लैंग फिर से हमारी दुनिया में आ जाता है। अब जिस दुनिया में वो गया हुआ था वो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ का डायमेंशन, वहाँ के टाइम यहाँ से पूरी तरह से अलग थी। अब क्योंकि वहाँ का टाइम में डिफरेंट था, इसीलिए वहाँ पर गए 5 घंटे हमारे इस दुनिया में 5 सालों के बराबर थे। और जब थानोस ने आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था तो उस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन उस डायमेंशन में सिर्फ 5 घंटे ही बीते हुए थे। और जब स्कॉट लैंग उस दुनिया के 5 घंटे गुजार कर अपनी दुनिया में आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है और उसकी बेटी भी 5 साल ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। यह सारे सिचुएशन को जानने के बाद स्कॉट अपने फ्रेंड्स यानी एवेंजर्स के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि थानोस के चुटकी बजाने के बाद इस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए हैं ना, लेकिन उस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे ही बीते हुए थे। स्कॉट यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को बताने लगा कि अगर हम पिम पार्टिकल्स और उस दुनिया को इस्तेमाल करना सीख जाए तो हम 5 साल पीछे टाइम में जाकर सभी होने वाले एक्सीडेंट और गलतियों को दोबारा से पहले जैसा कर सकते हैं। तब उसकी बातों को अच्छा समझकर स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका एग्री हो जाता है और अब एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और साथ में ब्लैक विडो तीनों साथ में मिलकर हेल्प लेने के लिए टोनी स्टार्क के पास जाते हैं, जहाँ पर टोनी अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर रह रहा था। यहाँ यह सभी तीनों अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि हम उस दुनिया को अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं तो टाइम में पीछे जाकर सभी गलतियों और एक्सीडेंट को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और टोनी स्टार्क तो पहले से ही जानता था कि इस काम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में खतरा है और अगर उसने यह काम कर भी दिया तो उसकी फैमिली भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए वजह भी यही हो जाती है कि टोनी स्टार्क उनके साथ ऐसा काम करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से वे सारे काफी डिसपॉइंटेड होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि टोनी ने उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए वो सभी अब दूसरे प्लान को चयन करते हैं, यानी वो सभी अब सीधा हल्क के पास जाते हैं, जो कि अब वो हल्क सिर्फ हल्क ही नहीं रहा बल्कि प्रोफेसर हल्क बन चुका था। यहाँ पर क्योंकि ब्रूस बैनर का दिमाग काफी आसमान छूता था, तेज था, इसीलिए वो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वे यहाँ पर एक टाइम मशीन भी बना लिए थे, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हल्क ने जिस टाइम मशीन को बनाई है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, वो हमें उस टाइम पर नहीं लेकर जा रही जिस टाइम पर उन्हें जाना है। फिर हमें टोनी स्टार्क को दिखाया गया जो कि अपने घर में जारवेश के साथ टाइम मशीन पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ उसके कोड्स अपने आप ही एक साथ में जुड़कर एक्टिवेटेड हो जाता है, जिससे फाइनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और इसी वजह से अब टोनी स्टार्क को अपने डिसीजंस को दोबारा से पहले जैसा चेंज करना पड़ जाता है। पहले जहाँ पर वो यह सोच रहा था कि वो अपने फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता, अपनी फैमिली को बचाएगा, तो वहाँ पर उसकी वाइफ पेपर पॉट्स आकर उसे समझाने लग गई कि तुम हमारे लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए तुम हमारी फिक्र मत करो, बल्कि पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। उसकी ऐसी बात सुनकर टोनी अपनी वाइफ की बात को एक्सेप्ट कर लेता है और टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो सीधा स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो उसके लिए उसी की वाइब्रेनियम से बना हुआ शील्ड लेकर आता है। दूसरे सीन में नताशा टोक्यो चली जाती है ताकि क्लिंट बार्टन को वापस ला सके। वो उसे समझाने लग गई कि एक नकाब पोस्ट में आकर लोगों को मारना तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, तुम्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकती है जब तुम्हारी अपनी ही फैमिली तुम्हारे आंखों के सामने होगी और इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद रॉकेट और हल्क नॉर्वे चले जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि थोर की तो लगी पड़ी है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी भी काम का नहीं रहा, क्योंकि वो काफी लेजी होने के साथ साथ काफी फैटी भी हो चुका था और अब उसका इन लड़ाइयों से कोई कनेक्शन नहीं रहा था। लेकिन वे दोनों उसे समझाने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि अगर ये टाइम मशीन काम कर गई तो तुम थानोस से अपना पुराना बदला ले सकते हो और साथ ही हम इस यूनिवर्स से खत्म हुए लोगों को दोबारा जिंदा भी कर सकते हैं। अब थोर भी उनकी इस बात पर एग्री कर जाता है और उनके साथ मिल जाता है और इसके साथ ही टाइम मशीन की टेस्टिंग शुरू कर दी जाती है, जहाँ पर एवेंजर्स यानी सुपर हीरोज अलग ग्रुप्स में अलग टाइमलाइन के साथ एक दूसरे जगहों पर जाने के लिए सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क, हल्क, एंटमैन और कैप्टन अमेरिका 2012 के टाइम में पहुंच चुके थे, जहां पर न्यूयॉर्क में वॉर चल रही थी। 2012 के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वहां पर 3 इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद थे, जिनमें एक था टाइम स्टोन, एक था माइंड स्टोन और एक था स्पेस स्टोन। माइंड स्टोन वही था जो थानोस ने खुद लोकी को दिया हुआ था। अब टोनी और एंटमैन स्पेस स्टोन को लेने के लिए एवेंजर्स टॉवर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही एक गलत ही कांड हो जाता है। यहाँ पर 2012 वाला हल्क आकर उनका काम को ही खराब कर देता है, क्योंकि उनके हाथ से स्पेस स्टोन निकलकर बाहर लोकी के पास आ जाता है और लोकी उस स्टोन को लेकर अपने साथ चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का सामना स्टीव रॉजर यानी अपने ही हम शकल से हो जाता है, यानी 2012 वाले से। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, लेकिन फाइनली लेटेस्ट वाला कैप्टन अमेरिका माइंड स्टोन को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हल्क टाइम स्टोन को लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं बल्कि उसके गुरु माँ के पास होता है। यहाँ पर हल्क गुरु माँ से टाइम स्टोन को मांगने लग गया, जिस पर गुरु माँ उसे कहने लग गई कि अगर मैंने तुम्हें टाइम स्टोन दे दिया तो इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे टाइम लाइन्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी टाइमलाइन बिगड़ जाएंगी और यही काम मैं बिल्कुल भी होने नहीं देने वाला। तब यहाँ पर हल्क गुरु माँ को काफी समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में काफी बड़े बड़े हादसे होने वाले हैं, जिसके लिए मुझे इस टाइम स्टोन की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी गुरु माँ उसकी बात मानने से इनकार कर देती हैं। तब यहाँ पर ब्रूस बैनर उन्हें कहने लगा कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन थानोस को दिया है तो उसके पीछे उसका कोई मास्टर प्लान जरूर छुपा होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो फ्यूचर देख सकता था। उसकी यही बात सुनकर गुरु माँ उसकी बातों पर एग्री हो जाती हैं और अब वो फाइनली टाइम स्टोन हल्क को दे देती हैं। अब यहाँ पर कैप्टन
कैप्टन अमेरिका और हल्क ने माइंड स्टोन और टाइम स्टोन तो हासिल कर लिए थे, लेकिन टोनी स्टार्क और एंट मैन को अभी तक स्पेस स्टोन नहीं मिला हुआ था, जिसकी वजह से अब टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका यह डिसाइड कर लेते हैं कि टाइम में और भी पीछे जाएंगे और वहां जाकर वो स्पेस स्टोन को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद यहीं से सीधा वो दोनों 1970 के टाइमलाइन में चले जाते हैं। यहाँ पर हम टोनी स्टार्क के फादर को भी देख पाते हैं। यहाँ पर टोनी अपने पिता से मिलकर काफी खुश होता है, साथ साथ वो वहाँ से स्पेस स्टोन भी हासिल करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अब कैप्टन अमेरिका भी वहाँ पर मौजूद था, तो इसीलिए उसे वहाँ पर पिम पार्टिकल्स भी नजर आ जाते हैं, तो इसलिए कुछ पिम पार्टिकल्स को भी लेकर अपने रियल वाले टाइमलाइन में वापस आ जाता है। इसके बाद थोर और रॉकेट दोनों 2013 के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने रियलिटी स्टोन लेना था जो कि जेन फॉस्टर के बॉडी में मौजूद था, तो इसीलिए वो दोनों जेन फॉस्टर के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाकर थोर अपने मदर से मिलता है। यहाँ पर वो अपनी मदर को सारी बात समझाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि थोर की मदर एक जादूगरनी थी, इसीलिए वो फ्यूचर देखकर थोर की सारी डिफिकल्टीज को समझ चुकी थी, और इसीलिए वो थोर को समझाने की कोशिश करने लग जाती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। और ठीक उसी टाइम पर थोर अपना हाथ आगे करता है, जहाँ उसका हैमर भी अब उसके पास आ चुका था। वहीं रॉकेट भी जेन फॉस्टर के बॉडी से रियलिटी स्टोन हासिल करने में कामयाब हो चुका था, इसीलिए अब दोनों वापस से अपने रियल टाइमलाइन में आ जाते हैं। इसके बाद हमें क्लाइंट बार्टन यानी हॉकाई और ब्लैक विडो, जो कि 2014 के टाइमलाइन में उस सोल स्टोन को हासिल करने के लिए आए हुए थे, यहीं पर उनकी मुलाकात रेड स्कल से हुआ था। यहाँ पर रेड स्कल सोल स्टोन के लिए उन्हें बताने लग गया कि यह स्टोन हमेशा की तरह सोल के बदले सोल ही मांगती रहती है, और अगर तुम सोल स्टोन को पाना चाहते हो तो तुम्हें दोनों में से एक सोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन दोनों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि अगर उन दोनों में से कोई एक खुद को सेक्रीफाइस नहीं करता है तो वो सोल स्टोन को हासिल नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। इसी दौरान इन दोनों के बीच काफी ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर नताशा सोल स्टोन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है, और अब फाइनली क्लिंट बार्टन सोल स्टोन हासिल कर चुका था, और यहीं से वो भी अपने असली टाइमलाइन में वापस आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेम्स रोड्स और नेबुला पर आता है, जो कि 2014 के टाइमलाइन में भी ये दोनों टाइटन्स प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पीटर क्विल पहले से ही मौजूद था। और इसके बाद वो सभी पावर स्टोन को हासिल करने के लिए चले जाते हैं, और जब ये दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये पीटर क्विल को बेहोश करके उसके पावर स्टोन को जैसे ही लेने वाले थे, तभी पुरानी नेबुला की वजह से यादें आने लग जाती हैं, जिससे उसका खुद का ट्रांसमीटर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से नेबुला वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है, जहां पर थानोस की टीम आकर नेबुला को प्रिजनर बना ली थी। अब क्योंकि नेबुला एक ह्यूमनॉइड थी, यानी आधी इंसान के साथ साथ आधा एंड्रॉइड, जिसका फायदा उठाकर थानोस उसकी सारी यादें मेमोरी को स्कैन कर लेता है। साथ साथ 2014 वाले थानोस को 2023 में होने वाले सारे कांड दिख जाता है। उसे यह पता चल गया था कि फाइनली उसने खुद सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लिए हैं, और साथ ही साथ आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को पूरे यूनिवर्स से खात्मा कर चुका था, जिसकी वजह से अब उसका मकसद पहले से अब और भी ज्यादा मजबूत दिखाई देने लग चुका था। साथ ही अब थानोस नेबुला से उसकी पिन पार्टिकल्स को भी ले लेता है, और वो उसे काफी एडवांस वर्जन में बनाकर अपने पूरे टीम के साथ अर्थ पर 2023 वाले डायमेंशन में आ जाता है। इसके बाद सभी एवेंजर्स मिलकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए गोल्ड वाले आर्मर में लगा देते हैं। अब यह बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि इस नए गोल्ड आर्मर को कौन यूज करेगा, जिसकी वजह से वो सारी पॉपुलेशन जो इस यूनिवर्स से खत्म हो गई थी वो वापस आ जाएगी। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर थोर आगे आता है, लेकिन हल्क उसे कहता है कि इसके अंदर काफी सारे गामा वेव्स हैं, और अगर तुमने इसका यूज किया तो तुम्हारा काफी बुरा हाल हो जाएगा, तो क्यों ना इसका यूज खुद मैं ही करूं, क्योंकि मैं भी तो गामा वेव से ही बना हुआ था। इसके बाद जैसे ही हल्क उस गोल्ड आर्मर को पहनता है और चुटकी बजा देता है, लेकिन यहाँ पर हल्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब हालांकि थानोस ने भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के बाद ही गोल्ड आर्मर को यूज किया हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ था। और यहाँ पर हल्क के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हल्क के मुकाबले में थानोस उससे काफी ज्यादा ही पावरफुल था, और यही वजह होती है कि यहाँ पर हल्क की काफी बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन उसकी चुटकी बजाने की वजह से वो सारी पॉपुलेशन जो यूनिवर्स से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी अब वो वापस आ चुकी थी। तब इस बात की वजह से वो सारे एवेंजर्स काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा टाइम तक टिकने वालों में से नहीं थी, क्योंकि उसी टाइम पर थानोस भी पास्ट से अपने लोग और शिप के साथ रियल टाइम यानी 2023 में पहुंचकर उन लोगों के लोकेशन को बॉम्ब से उड़ा देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो जाते हैं, वहां के सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ साथ थानोस भी काफी गुस्से में आ चुका था, और इस बार वो चाहता था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके आधी पॉपुलेशन के बजाय इस यूनिवर्स की सारी पॉपुलेशन को ही खत्म कर दे, और इसके बाद वो एक नया यूनिवर्स बनाए जहाँ सब लोग थानोस को अपना गॉड समझे, उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। और यहाँ पर अब काफी खतरनाक तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। यहीं पर काफी घमासान वाली सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि थानोस की टीम एवेंजर्स यानी हमारी सुपर हीरोज एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ रहे थे। इधर क्लिंट बार्टन उस गोल्ड आर्मर को लेकर भागता है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि कैप्टन अमेरिका हैमर को ले लिया था, और यहीं से वो थानोस से लड़ने लग जाता है। यहीं पर हम कैप्टन अमेरिका और थानोस के बीच एक काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं, लेकिन थानोस के आगे टिकना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि थानोस उन सबसे ज्यादा ही पावरफुल था। अब यहाँ पर थानोस की टीम एवेंजर्स पर पूरी तरीके से काफी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, इसीलिए सभी हीरोज हार मानने के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन उसी टाइम पर 5 साल पहले लड़ाई करने वाले सारे के सारे एवेंजर्स और काफी सारे तरह तरह के सुपर हीरोज भी उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, जहां पर पहले ब्लैक पैंथर की टीम आगे आती है।
इसके बाद वॉन की पूरी टीम आगे आ जाती है और अब सारे के सारे इवेंजर्स एक बार फिर से इकट्ठा होकर थानोस और उसके टीम के अगेंस्ट लड़ने लग जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को वही इशारा देते हैं कि यह वही आखिरी भविष्यवाणी है जो मैंने लाखों करोड़ों में से एक चूज की हुई थी, और अगर हम इस मोमेंट पर सफलता हासिल कर लिए तो हम थानोस को मार सकते हैं, वरना यह हमारे हाथ से निकल भी गया तो इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और भी रास्ता भी नहीं बचा हुआ है कि हम थानोस को पूरी तरह खत्म कर सकें। काफी तगड़ी लड़ाई करते हुए आयरन मैन ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को चुराकर अपने ही शूट में बनाए हुए आर्मर में पहन लेता है और वो बोलता है आई एम आयरन मैन, और ऐसा कहते ही वो भी अपनी चुटकी बजाता है जिससे कि थानोस और उसकी सारी टीम राख बनकर वहां से हवा में उड़ जाते हैं और अब बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस रियल टाइम के हीरोज और साथ ही इस टाइम लाइन की पॉपुलेशन। लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ इस लड़ाई में आयरन मैन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और यहीं पर हम सबको झकझोर कर रख देने वाली सीन को देख पाते हैं जहाँ पर इस कहानी का सबसे अहम किरदार आयरन मैन की मौत हो जाती है। इसके बाद हम टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर सारे एवेंजर्स आए हुए थे। यह कर लेने के बाद थॉर, पीटर क्विल और सारे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के टीम के साथ निकल जाता है। अब एवेंजर्स ने यह डिसाइड किया हुआ था कि हम जिस भी स्टोन को जहाँ जहाँ से उठाएंगे तो हमारा काम खत्म होने के बाद हम उन्हें उसी जगह पर वापस रखाएंगे। तो इसी काम को करने के लिए कैप्टन अमेरिका आगे आता है। अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका थोर के हैमर के साथ साथ 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर अपने साथ टाइम मशीन का यूज करते हुए हर स्टोन को उसकी जगह पर वापस रख देता है। अब क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने 70 साल बर्फ में गुजारे हुए थे तो इसीलिए उसने अपने जिंदगी को ठीक से नहीं जी पाया था। यही सोचकर उसने उसी टाइम में वापस से उसी टाइम मशीन के जरिए अपने 1945 के टाइम लाइन में आकर अपने साथियों के साथ अपने बाकी की बची हुए लाइफ को स्पेंड करता है। और जब उसका लास्ट मूवमेंट आता है तब वो रियल टाइम यानी 2023 में यानी रियल डायमेंशन में आकर अपने साथी यानी फैल्कन को अपनी खास शील्ड देकर कहता है कि अब से यहाँ के कैप्टन अमेरिका तुम ही हो। और यहीं पर ये कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी या कोई अपने पसंद की मूवी का नाम लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।